नमस्कार, देख रहे हैं आप केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। हमारे साथ कहलगांव विधानसभा के भावी प्रत्याशी कहें और लगातार इस क्षेत्र में अपने स्तर से कार्यकर्ताओं के साथ, आम जनताओं के साथ जुड़े रहने का भी इन्हें सौभाग्य मिला है, क्योंकि इनके पिताजी इसी विधानसभा से लगभग 60 साल से राजनीति कर रहे हैं और 9 बार के विधायक हैं। और इस बार उन्होंने अपने लड़के को कहे, या यूँ कहें तो विरासत की राजनीति या तो वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, या किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, इस तमाम मुद्दे पर शुभानंद मुकेश जी से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये वंशवाद जो मार्केट में लोग या क्षेत्र के लोग आरोप लगा रहे हैं, इसे वंशवाद कहें या शिक्षित नेता के तौर पर जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे धन्यवाद। और मार्केट में जो हवाएं चल रही हैं वंशवाद, पहले इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, फिर हम आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि। देखिए, वंशवाद की बात अगर कहते हैं कि बहुत यानी लोग आरोप लगाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा सबसे विकसित देश, जहाँ पर 41वें प्रधानमंत्री होते हैं जॉर्ज बुश सीनियर, और 43वें प्रधानमंत्री 43rd जो वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं वो जॉर्ज बुश जूनियर, उनके बेटे। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि ये वंशवाद था, क्योंकि मछली अगर पानी में रहती है तो उसके बच्चे को तैरने सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो स्वतः उस चीज़ को सीख लेती है। तो संभवतः मेरे साथ भी ये है कि मैं घर में इस परिवेश में पला बड़ा हूँ और मुझे बहुत सारी राजनीति की जो बारीकियाँ हैं और बहुत छोटी चीज़ हैं समझने में सहूलियत थी, जो बहुतों को दिक्कत होती है। मैं 20 साल नौकरी किया, 20 साल और की नौकरी की, लेकिन अगर मुझ में अंदर में इच्छा नहीं होती समाज सेवा करने के लिए, तो मैं नौकरी से आता ही मुझ में है। और अगर इसको भी अगर लोग कहें कि वंशवाद है तो मैं इस पर हैरान। सर का कहना बिल्कुल सत्य है। किसी डॉक्टर के बेटे डॉक्टर ही हो सकते हैं लगभग। उसी तरह जिस घर में राजनीति इतने बड़े स्तर पे हो, उस घर में राजनीति और समाज सेवा का भाव स्वतः जाग जाती है, और उसी समाज सेवा के भाव से समाज के लिए कार्य करने की इच्छा जरूर रखते लोग। उसी समाज सेवा की इच्छा को जाहिर करते हुए उसी सपने को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। अब इनसे बात करेंगे इनकी पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि 2010 के विधानसभा चुनाव से मैं सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ, और एक अदना सा कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पर जो मुझसे एक अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जितनी जद्दोजहद हो सकती थी वो गांव घूमना, यहाँ के बड़ी सभाएं करना, राहुल गांधी जी की सभाएं करना, वो एक 5 साल का दौर था। 15 में पुनः उसी तरह से मैं करता रहा, और आज लगभग 10 साल हो गए जो मैं क्षेत्र से जुड़ा रहा, लोगों की बातें सुनता, कोरोना में जिस तरह से भी हो सकता था हर संभव मदद करना, तो इस तरह की सारी काम को करता रहा। मेरी शैक्षणिक अगर आप जाएंगे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, और उसके बाद मैंने मैनेजमेंट किया। उसके बाद एक कैम्ब्रिज में भी जाने का मुझे सौभाग्य मिला, वहाँ भी मैं पढ़ा, और तकरीबन 20 साल मैंने नौकरी की टाटा स्टील जैसे कंपनी में डीजीएम के पद पर हूँ। तो एक अनुभव है मेरे साथ, 20 साल का अनुभव है। मैंने काम किया है, देखा है बहुत सारी चीज़ों को, एक साधारण इंजीनियर कैसे आगे बढ़ सकता है, ये सारी चीज़ों को देखा, और लगे हाथों क्षेत्र में छोटी छोटी 10 साल में समस्याओं का कैसे निदान हो सकता है, क्या रास्ता निकल सकता है, वो भी देखा। तो एक अगर कहें कि दोनों तरफ से अनुभव और राजनीति दोनों का एक मिश्रण है, जो एक हम लोग को, मुझे लगता है कि मुझे एक बेहतर प्रत्याशी के तौर में रखता है, और आप लोग के समक्ष हैं। मैं अपने प्रत्याशी के तौर पर हूँ, लोगों को बेहतर जनता को। सर, एक बात जानेंगे, 45 साल से आप इस विधानसभा के, आपके पिताजी विधायक हैं जी, 10 ऐसे कार्य हम जानना चाहेंगे जो कि जनता पूरी जिंदगी याद किए, जो उन्होंने आज तक किए।
देखिए, सबसे पहला अगर हम कहते हैं तो इनके द्वारा एनटीपीसी के लिए जो इन्होंने जद्दोजहद की है वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात अभी आपको बताते हैं कि लोग कहेंगे कि विक्रमशिला का विकास नहीं हो सका, लेकिन विक्रमशिला के लिए जो जद्दोजहद इन्होंने उठाई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ का कोई भी आदमी उस जद्दोजहद किया। आज जो भी है, जिस स्तर पर है, कमेटी बन गई विक्रमशिला की, उस पर लोग आ रहे हैं, पैसा भी सुप्रीम पर इनका देन। तीसरा आपको बताते हैं पुलों का निर्माण है, हमारे गिरवा हो, सारे जगह पर जो लोग को जाने में जितनी दिक्कत होती है, वो पुलों का निर्माण पूरे विधानसभा में, आपको मैं बता दूं कि तीनों प्रखंड को मिला दें तो कम से कम 150 से 200 सड़कें जो इनके द्वारा अनुशंसित है और मुख्यमंत्री द्वारा बनी है, 150 सड़कों का जाल अगर कोई विधायक अपने माध्यम से कराता है तो साधारण नहीं। इस तरह के अनेक, चाहे वो यहाँ सदर अस्पताल हो, तीनों जगह पर अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, बिजली की स्थिति, सब स्टेशन बनाने का जो काम किया है इन्होंने कोराडी में, चाहे सनौला में, चाहे अभी भावे में बना, उन सब के लिए, तो हर चीज़ के लिए, जल की, शहर के लिए, इस पूरे आपको बता दें पूरे बिहार में एक ऐसा नगर पंचायत होगा जिसको शहर विकास के लिए 18 करोड़ मिले। तो इस तरह की विकासशील अप्रोच के ये व्यक्तित्व के ये धनी के आदमी हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में इतने काम कर दिए हैं कि अब हम लोग, मैं अगर उनकी गाथा बताना लगूं तो शायद समय कम पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी एक समस्या है, और पब्लिक भी ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में एनटीपीसी है, और एनटीपीसी से जो विकास के पैसे होते हैं वो कहलगांव विधानसभा में ना खर्च होके कभी नाथनगर चला जाता है, कभी नारायणपुर बीरपुर चला जाता है, कभी गोड्डा लेके चले जाते हैं, लेकिन कहलगांव में उस पैसे का यूज नहीं होता। मैं देखिए, इस बात से आपके बात को मैं सही मानता हूँ, और मैंने एक आरटीआई भी दाखिल किया है इस सारी जानकारियों के लिए, क्योंकि मुझे भी ये प्रश्न सभी लोग करते हैं कि यहाँ का पैसा क्यों कहलगांव में नहीं खर्च। एनटीपीसी का दायित्व है, सामाजिक दायित्व है, उसके तहत इनको खर्च करना चाहिए। मैंने खुद छोटी छोटी चीज़ों के लिए एनटीपीसी को बहुत बार जगाया है, लेकिन उनके तरफ से ये दिखता है, क्योंकि हमारे पिताजी कांग्रेस पार्टी में हैं और कहीं ना कहीं आज एनडीए की सरकार है, तो उनके नेताओं के प्रति इनका जो इनकी सोच है वो कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के काम करते हैं बनिस्बत यहाँ इस क्षेत्र में, तो ये है। लेकिन मैंने आरटीआई के तहत ये सारी जानकारी मैंने मांगी है, अब देखता हूँ कि आरटीआई में क्या ये जानकारी देते हैं। इस अभी जो देश की मौजूदा हालत है, कोरोना काल से लोग गुजर रहे हैं, इस कोरोना काल में कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में आपके द्वारा अनेकों कार्य किए गए, कुछ पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या कार्य? देखिए, छोटा सा प्रयास है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मैंने काम किया है। मैं कोशिश किया कि हर पंचायत, हर प्रखंड और हर गांव में तकरीबन मैं 18,000 पैकेट बांट सका, जिसमें 5 किलो चावल, 3 किलो आटा, दाल, तेल, साबुन, सब चीज़ था। तो मैंने वो काम किया। तकरीबन 2000 युवक जो विभिन्न राज्यों में फंसे हुए थे, मैं अपने स्तर से जहाँ पर पिताजी का सहयोग की आवश्यकता होती थी, उनको लाने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। और वहाँ पर जहाँ जैसे सूरत में हो, चाहे वो मुंबई में हो, दिल्ली में हो, भरूच में हो, गोवा में हो, सब जगह जहाँ जैसे हो सकता था, प्रशासन के माध्यम से, अपने माध्यम से जो उनको राशन पहुँचाने का काम किया। सैनिटाइज गांव को किया है, और भी करूँगा, मेरी इच्छा है करने की, अभी भी कुछ करने की सोच रहा हूँ, करूँगा। एक पहले हम चर्चा कर लेते NH की समस्या कैसे दूर? देखिए, मैंने टेक्निकली इस चीज़ को यहाँ के चीफ इंजीनियर साहब से बात की। आप ही के पास अगर दो सड़क हो, एक नई पुरानी सड़क हो और नई सड़क, तो केंद्र सरकार नई सड़क पर पैसा खर्च करना चाहती है पुरानी सड़क पर।
मैंने कहा कि क्यों ना इसको पीपीपी कर दें, आप प्राइवेट पार्टनरशिप में इसको डाल दें। तो बोले कि ये जब तक बिहार सरकार को स्थानांतरित नहीं होगी ये पीपीपी नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने कहा कब स्थानांतरित होगी, तो इसमें है कि जब तक नया बन नहीं जाएगा तब तक इसको डीनोटिफाई नहीं किया जा सकता NHFT। तो आप ही की अगर 2 दुकानें हैं और अगर 2 कारोबार है, एक नया कारोबार है, पुराना कारोबार है, तो आप स्वतः नए कारोबार में पैसा, वही केंद्र सरकार कर रही है। नए परियोजना जो 4 लेन आ रहा है उसमें पैसा लगा रही है, इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने सारे अपने पिताजी के जितने भी प्रश्न हुए हैं उसको, जो इस 2015 से 2020 के बीच में तकरीबन 10 प्रश्न इन्होंने NHFT के बारे में पूछा। अभी हाल में इन्होंने नितिन गडकरी को लिखा है कि इसकी रख रखाव के लिए कुछ करें। तो इनकी सोच है, इनका प्रयास है। आज भी DM साहब से इन्होंने बात किया, कहा कि कुछ कीजिए, कम से कम कंक्रीट डलवा दीजिए ताकि इतने बड़े गड्ढे में कंक्रीट अगर जाएगा, सेटल कर जाएगा, जाम हो जाएगा तो चलने में मोटरेबल हो जाएगा। तो इनका प्रयास ठीक है, लेकिन और लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए। कहलगांव में मात्र, अगर कहलगांव क्षेत्र में देखेंगे तो 12 किलोमीटर NH पड़ता है, लेकिन प्रयास ये हमेशा करते रहे पूरे NH के लिए और करते रहे। 3 महीने 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हों, आप उनके प्रत्याशी भी होंगे कांग्रेस पार्टी के। किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में जाएगा? इस बार तो सबसे प्रथम मुद्दा है रोजगार। कैसे मैं युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिला सकूं, रोजगार के अवसर पैदा कर सकूं, कैसे मैं उन लोगों को कर सकूं, ये मेरा सबसे पहला मुद्दा होगा। दूसरी जो बात है वो हम यहाँ के ग्रामीण जो किसान हैं उनके लिए क्या सहूलियत हम दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कृषक ही हैं जिनको हर सुविधा मिल सके, बिजली हो, चाहे वो उनके पटवन की व्यवस्था हो, जो हमारे सुविधा हो सके वो किसान। तीसरा आता है कहलगांव के लिए। कहलगांव एक खुद उत्तरवाहिनी गंगा है और इसमें अगर आप देखेंगे कि बहुत कम गंगा नदी के बीच में इस तरह के सुंदर पर्वत हैं। इस दार्शनिक स्थल को कैसे हम डेवलप कर सकें, टूरिस्ट सर्किट में इसको कैसे ला सकें, ये हमारा अप्रोच है। बहुत और अप्रोच है कि यहाँ के जैसे मैंने 1-2 गांव में लड़कियों की टीम को डेवलप किया, फुटबॉल टीम, लड़कियों को प्रेरित किया हूँ कि वो फुटबॉल खेलें और आगे बढ़ें। तो लड़कियों को कैसे आगे प्रेरित कर सकूँ, ये मैं उसको कोशिश करता हूँ। और यहाँ समस्याओं का तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के महिलाएं, जो हमारे महिलाएं घर में ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, उनके आय में कैसे वृद्धि है। देखिए, मैं नहीं कहता हूँ, मैं गुजरात में गया हूँ, लिज्जत पापड़ को देखा है। लिज्जत पापड़ में रोज़ वो आटा घर लेके जाती हैं और पापड़ ही बेल लेती हैं, लेकिन उस जो 30-50 रुपये हर दिन कमा लेती हैं, तो उससे उनके जीवन शैली में बड़ा अंतर पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें मेरी सोच है, कितना सफल हो पाऊँगा, कहाँ कर पाऊँगा, लेकिन ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाऊँ। फुटबॉल क्यों खेलना कहता हूँ कि वो खेलें, उसमें कि वो सामाजिक दोष से ऊपर उठ जाएं और उससे आगे ऊपर जाएं। अगर ये धीरे धीरे कमाने लगेंगी, घर में 4 घंटे 5 घंटे अपने लिए निकाल के अगर वो हम कुछ कमा लेंगी तो बच्चे को पढ़ा सकेंगे और अच्छा कर सकेंगे। तो इस तरह का अप्रोच है, ये सारी सोच है। और पिताजी का गाइडेंस रहेगा। पिताजी हमारे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं, सब कुछ है, और उनके दिशा निर्देश के हिसाब से जनता कहें या क्षेत्र के लोगों का यही कहना है कि क्षेत्र में जो चीज़ विकास हुआ है, कुछ न कुछ विकास की कमी भी रही है। कुछ क्षेत्र में विधायक जी हमारे नहीं आते हैं, उनको ये अनुभव होता है कि इस क्षेत्र में उनको वोट नहीं पड़ता है तो वो इसलिए नहीं आते हैं। इस तरह की जो बातें उठ के आ रही है, इन सभी मुद्दों को लेकर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि ये उन जगहों को नहीं जाते। हर वो छोटा गांव, छोटी छोटी चीज़ों को ये ध्यान रखते हैं। हाँ, अगर देखिए 10 साल 2010 से 2020 के बीच में ये 10 साल लगातार रहे और जो इन्होंने काम किया है उसका एक लेखा जोखा मैं जनता के बीच में लाऊंगा।
2000-2005 के बीच में का भी काम है, वो भी लेखा जोखा है मेरे पास। लेकिन 5 साल इधर ब्रेक, 1990 से 2000 तक ब्रेक, तो 15 साल तो उधर चले गए, इधर 15 साल। लोग कहेगा 45 साल ही रहे, काम क्या किया? अरे 1984 में विधायक निधि शुरुआत हुआ। विधायक निधि 1 लाख रुपए मिलता है। 84 में से शुरू हुआ तो एक टर्म इनका मान लीजिए कि 1989 तक ये विधायक थे, उसके बाद तो विधायक नहीं थे। 2000 काल में 50 लाख हुआ करता था विधायक निधि, 50 लाख में 300 गांव। आप सोचिए कैसे। तो लेकिन एक एक पाई सही जगह इस्तेमाल हुई है। आज इन्होंने मेरे पिताजी के माध्यम से सारे स्कूलों के प्रति इनकी, क्योंकि भविष्य का निर्माण करना है, सारे स्कूल का बाउंड्री वॉल इनके लिए प्राथमिकता। इन्होंने सारे स्कूल की बाउंड्री वॉल कराते थे कि बोले बच्चे सुरक्षित रहें, स्कूल सुरक्षित रहे, भविष्य आगे बढ़ जाए। तो इनकी प्राथमिकता थी। हो सकता है कुछ जगह कुछ सड़क छूट गए होंगे, कहीं गली छूट गई होगी, तो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन भविष्य निर्माण के लिए इन्होंने जो किया है वो मुझे लगता है नहीं को बिहार में। कहलगांव विधानसभा कहें या पूरे राज्य की कहें, स्वास्थ्य व्यवस्था लचर। जब आप चुनाव जीत के आएंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था को कहलगांव विधानसभा के लिए कैसे प्राथमिकता देंगे? मैं कुछ दिन पहले कहलगांव के सदर अस्पताल गया था और मैंने पूछा था कि यहाँ क्या क्या आधारभूत में आपको कठिनाई है। तो उन्होंने बताया कि 2 ही डॉक्टर हैं और उससे ज़्यादा डॉक्टर हैं नहीं यहाँ पर। तो ये जानकारी थी, पिताजी से मैंने बात भी किया। तो अभी आप इन्होंने बात करके 4-5 डॉक्टर की अभी यहाँ पर व्यवस्था की। यहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं है, आईसीयू की तो व्यवस्था नहीं है। बहुत सारे बेसिक एम्यूनिटीज़ जो इन फर्स्ट स्टेज में हो सकता है वो व्यवस्था कराने की ज़रूरत है। देखिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल नहीं हो, ऑप्टिमम सोल्यूशन हो, ये आदमी का पहले लाइफ सेव हो जाए। अगर रिक्वायर्ड हो यहाँ से वो बेटर हॉस्पिटल के लिए भागलपुर चला जाए, वो होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट ट्रीटमेंट सर्जरी रिक्वायर्ड अगर यहाँ पर हो जाती है तो आदमी की जान बच जाए। सेम चीज़ वहाँ पर संभला भी जा रहा हूँ और गोराडी भी जाऊँगा, दोनों जगह ये मूल्यांकन कर लूँगा और जो यथासंभव हो सके, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और आज सबसे ज़्यादा अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल में है, एक अगर एपीएल है, वो अगर पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, एक उसके घर में मेडिकल केस हो जाएगा, वो बीपीएल के नीचे आ जाएगा, 5 लाख का कर्ज हो जाएगा। तो इस सुविधा को कैसे मैं सुदृढ़ कर सकूं, इस पर मेरा विशेष लगाव रहेगा। और संजोगवश मेरे ससुर, मेरे पिता तुल्य, वो खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर टी.पी. सिंह साहब, तो उनसे भी इस दिशा में मैं उनसे दिशा निर्देश लेता रहूँगा, गाइडेंस लेता रहूँगा। युवाओं और महिलाओं के प्रति क्या सोच है? देखिए युवा तो हमारे यहाँ की शक्ति है। युवा अगर आगे बढ़ जाएगा, युवा अगर समृद्ध हो जाएगा, तब देश का निर्माण। और अगर वो देश निर्माण हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत कुछ, युवा इतना सक्षम है कि कुछ भी अपने से कंट्रीब्यूट करके बहुत कुछ करता है। यहाँ के कोरोना काल में यहाँ के युवा साथियों ने गजब का दिखाया है, जो मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। घर घर जाके राशन बांटा है, ठेलों पर बांटा है, तो ये युवाओं ने किया है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए मुझे जो अवसर देने की बात हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, तो वो मैं करूँगा। महिलाओं के लिए इसलिए है कि महिलाएं अगर सशक्त और आगे बढ़ गई तो एक पीढ़ी आगे बढ़ जाए, और उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम करने की जरूरत है। लास्ट एक सवाल है जो कि क्षेत्र की जनता के जहन में घूम रही है कि शुभानंद मुकेश जी इस बार जदयू के उम्मीदवार, या तो ये अफवाह है जो कोरी कागज में लिखी गई है क्षेत्र में, या विपक्ष की एक चाल भी कह सकते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सत्यता है? आप देखिए एक चीज़ समझिए, मेरे पिता 50 साल से ज़्यादा 52 साल हो गया कांग्रेस पार्टी में, और वो वहाँ रहे। वहाँ पर जितने साल उन्होंने बिता दिए कि अब वहाँ से मुझे किसी और जगह जाना मेरे लिए कठिन है और उनके लिए कठिन है। इस बात को आप खारिज करते हैं? कोरी अफवाहों की बात को सिरे से खारिज करते हैं और जनता के साथ उसी बैनर तले
जिस बैनर के साथ पिताजी 52 से 55 साल गुजार दिए, जिसको अपना घर चुना और उस घर को छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और कहलगांव विधानसभा के क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन एक कर कहलगांव विधानसभा में विकास की लकीर खींचेंगे। और जब विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव में जीतकर कहलगांव विधानसभा की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार विधानसभा में शुभानंद मुकेश जी गरजने के लिए जनता की आवाज़ बनकर तैयार हैं। धन्यवाद।